जय हिंद टू एवरीवन, माय सेल्फ संदर्भ रघुवंशी। देखिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मुगल बादशाहों की, और ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखती है अपनी इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि आज से 300-400 साल पहले इन मुगल बादशाहों ने हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर रखा हुआ था। और ये मुगल साम्राज्य के टूटने से बने बाकी अलग अलग साम्राज्य, जिस वजह से मुगल बादशाहों की कहानी से जुड़ती है बाकी दूसरे साम्राज्यों की कहानी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेक्कन सुल्तान्स की, मराठा साम्राज्य की, मैसूर की, हैदराबाद की, अवध की, बंगाल की, कश्मीर की, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की, सिख साम्राज्य की, और इन तमाम साम्राज्यों की कहानी जुड़ती है मुगल बादशाहों की कहानी से। और एक और कहानी जुड़ती है मुगल बादशाहों की कहानी से ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए, जो मुगल बादशाहों के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हिंदुस्तान में आई हुई थी, और ये मुगल साम्राज्य धीरे धीरे करके छोटा होता गया, और इसी का फायदा उठा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वो इन तमाम साम्राज्यों को धीरे धीरे करके हराती गई, और उसके बाद उसने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। और इससे एक और कहानी जुड़ती है अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई की कहानी, और वो बेस बनती है हमारे हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। देखिए, आज से 500 साल पहले यानी कि 1500 AD में, आज के समय में सेंट्रल एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान। पहले ये देश नहीं हुआ करता था, यहाँ एक राज्य था फरगना। फरगना के एक राजा थे और उनका एक बेटा था, और वो 12 साल का था, उसका नाम था बाबर। देखिए, उस समय एक और साम्राज्य बहुत तेजी से बन के उभर रहा था, मंगोल का साम्राज्य, और वो जिस राज्य पे हमला करता था उसे जीतता चला जा रहा था। तो फिर वो हमला करता है फरगना पे, और फिर लड़ाई होती है, फरगना के राजा को मार दिया जाता है, और वो मंगोल फरगना को जीत लेते हैं। मंगोल में भी कौन लोग? उज्बेक लोग, इसलिए भविष्य में उस देश का नाम उज्बेकिस्तान रखा जाता है। तो फिर जो बाबर रहता है वो अपनी जान बचा के अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है, और फिर टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता है। फिर टाइम आता है 1526 AD, और फिर वो अपनी जिंदगी में खौफ छानते फिरता है कि अब वो उसका साम्राज्य कैसे जमाए। तो उस समय अपने इंडिया के नॉर्थ में राज था दिल्ली सुल्तान का, और दिल्ली सुल्तान में किसका? इब्राहिम लोदी का। तो अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर हमला करता है इब्राहिम लोदी के साम्राज्य पे, और फिर लड़ाई होती है, और वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो जो इब्राहिम लोदी का साम्राज्य रहता है वो बाबर को मिल जाता है, और फिर बाबर वहां राज करने लगता है। और जब ही स्थापना होती है मुगल साम्राज्य की, और उस लड़ाई को द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। अब देखिए, अब वहां के वो जो लोग रहते हैं और वहां के राजा रहते हैं, उन्हें ये बात खटक जाती है कि ये दूसरी सिविलाइजेशन से आकर हमारी सिविलाइजेशन में राज कर रहा है। तो वो सब मिलकर लड़ाई करते हैं बाबर के साम्राज्य से। देखिए, जो मराठा साम्राज्य के लोग रहते हैं वो राणा सांगा के अंडर आ जाते हैं, और जो लोधी खानदान के लोग रहते हैं वो महमूद लोधी के अंडर आ जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं बाबर के साम्राज्य से, और फिर लड़ाई होती है, और बाबर इन दोनों को भी हरा देता है, और फिर से अपने साम्राज्य को बरकरार रखता है। और उसके बाद बाबर 4 साल राज करता है, और फिर बाबर की मौत हो जाती है। अब जो दूसरा राजा बनता है बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं बहुत नॉर्मल राजा था, उसने 10 साल राज किया, और उसका ज्यादातर समय अफगानी राजाओं से लड़ने में बीता, क्योंकि वहां के राजा बगावत पे उतर आए थे। और उसके बाद देखिए, एक बिहार के एक सेनापति थे सूरसा सेरी, उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, और फिर वो हमला करते हैं हुमायूं के साम्राज्य पे, और फिर लड़ाई होती है, और वो हुमायूं को हरा देते हैं। तो इसी दौरान हुमायूं भाग जाता है ईरान। तो फिर जो सूरसा सेरी रहते हैं वो 15 साल राज करते हैं, और उनकी हो जाती है मौत। तो जो हुमायूं रहता है वो वापस से अपने साम्राज्य पे कब्जा कर लेता है, और फिर से वापस से अपने राज्य को एक्सटेब्लिश करता है। और जब तक वो अपने राज्य को स्टेबल करता जमाता, और उसी दौरान उसी साल हो जाती है उसकी मौत। अब देखिए, अब जो दूसरा राजा कौन बनेगा? हुमायूं का बेटा अकबर। लेकिन अकबर उस समय 12 साल का था। अब 12 साल का लड़का राजा बन नहीं सकता, तो वहां के राज ने डिसाइड किया कि राजा तो अकबर ही रहेगा, लेकिन उनका राजकाज का काम उनके वजीर या सेनापति बैरम खान संभालेंगे। अब देखिए, ये बात सबको पता थी कि अकबर को बहुत जल्दी राजा बनना है, तो अब उनकी शुरू होती है ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग। देखिए, और उन्हें लड़ाई की टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं, और युद्ध की कला। तो उसके बाद देखिए, और जो फिर अकबर रहते हैं, और इसी के साथ हो रही थी उनकी पर्सनल ग्रोथ। तो देखिए, इसी के साथ हो रही थी उनकी पर्सनल ग्रोथ। तो अब उनके मन में तमाम तरीके के सवाल आते थे, क्योंकि उन्होंने अपने फादर की डेथ बहुत छोटी उम्र में देख ली थी। तो उनके मन में सवाल आते थे कि ये मौत क्या होती है, और मौत के बाद क्या होता है, और जिंदगी जीने का मकसद क्या होता है। तो उन्होंने अपने सवालों के जवाब ढूंढना शुरू किए धर्मों में। देखिए, वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड इंसान थे। देखिए, जन्म से तो वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्लिम धर्म में अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढे, उन्होंने बाकी दूसरे धर्मों में अपने सवालों के जवाब ढूंढे थे। जैसे कि देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जोरोस्ट्रियल, इन तमाम धर्मों के गुरुओं को वो बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, और उनसे ज्ञान लेते थे। तो देखिए, इसी के साथ उनकी हो गई पर्सनल ग्रोथ खत्म।
और फिर वो बाहर से लोगों को बुलवाते थे और ये जानने के लिए कि किताबों में क्या लिखा है उनसे किताबें पढ़वाते थे। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके से उभर के आई कि उन्होंने 50 साल राज किया और उसके बाद आज से पहले किसी ने भी 50 साल राज नहीं किया था, सिर्फ सम्राट अशोक ने 50 साल राज किया था। देखिए जो अकबर की कहानी है वो मैं बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ महाराणा प्रताप की कहानी। कौन थे महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के, कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ, मेवाड़ी राजा थे और राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजपूत थे। देखिए अकबर जब पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुका था उस समय ये अकेले अकबर के खिलाफ मेवाड़ से खड़े थे। देखिए अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। देखिए महाराणा प्रताप कौन थे? देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध था उस समय अकबर की सेना थी 80,000 और राणा की सेना थी 15,000। देखिए कमन उसकी सेना थी 80,000 और इनकी सेना थी 15,000। देखिए राणा बोलते थे कि एक आदमी एक को नहीं, दो को नहीं, सीधा 5 को खत्म करेगा। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अब देखिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में और महाराणा उदय सिंह और जयवंती बाई के पुत्र थे। और जयवंती बाई न केवल इनकी मां थी बल्कि पहली गुरु भी थी। देखिए और बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि बच्चों के खेल खेल में उनके लीडर बन जाते थे और उनकी एक टीम बनाते थे और उनका एक गोल फिक्स कर देते थे। और उसी समय इन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ली थी। और इनके परिवार में सिसोदिया वंश में कई लोग थे, बब्बा, रावण, राणा सांगा, राणा हमीर, लेकिन महाराणा प्रताप केवल राणा प्रताप को कहा गया। और जो महाराणा उदय सिंह थे उनकी दूसरी पत्नियां भी थी और उनमें से एक पत्नी का नाम था धीरबाई और धीरबाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल राजा बने और जो दूसरी पत्नियां थी वो चाहती थी कि उनके पुत्र राजा बने। तो अभी उनके परिवार में टूट फूट आ चुकी थी। तो अकबर इतना तेज था, अकबर समझ गया कि महाराणा प्रताप को हराना बहुत आसान है, पहले इनमें आपस में लड़ाई करवा दो और कुछ को अपनी साइड ले लो तो जो बचेंगे उन्हें हराना तो बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, राजपूत आपस में भिड़ गए और हर बार ऐसा ही होता है। देखिए जब परिवार टूटेगा तब पड़ोसी आकर लूटेगा। कुछ पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। देखिए जब सिकंदर 326 बीसी में भारत आया हुआ था तो आम्बी ने पूरस को धोखा देकर उनसे संधि कर ली थी, इसलिए पूरस हार गए थे। और जब मोहम्मद गौरी भारत आया हुआ था तो वो पृथ्वीराज चौहान से कभी नहीं जीता, वो तो जयचंद ने धोखा दे दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे वो भी क्या उखाड़ लेते, वो तो हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर और पटियाला के राजा ने 1897 में धोखा दे दिया था, इसलिए हमारा भारत मार खा गया था। और जो मुगल्स थे वो भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो देखिए जब परिवार टूटेगा तब पड़ोसी आकर लूटेगा। आमिर के राजा को अपनी साइड किया, टोडरमल को अपनी साइड किया, जय सिंह को अपनी साइड किया अकबर ने। और अकबर इतने स्मार्ट थे, पहले उन्होंने महाराणा प्रताप के परिवार को धीरे धीरे करके तोड़वाया और उसके बाद अपनी साइड करते गए। तो जो महाराणा प्रताप थे वो अकेले पड़ गए। उन्होंने भीलों की सेना बनाई, जो जंगली भील होते हैं ना, उन्होंने उनकी सेना बनाई और उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी। वो कभी हारते नहीं थे, वो आते थे और हमला करते थे और 2-3 दिन के लिए इधर भाग जाते थे, फिर आके खड़े हो जाते थे, फिर हमला करते थे। अकबर ना तो इन्हें पकड़ पाया था, ना इन्हें मार पाया था और ना इन्हें हरा पाया था। वो हर बार बाउंस बैक करते थे और शरीर से इतने ताकतवर थे, 7.5 फीट की इनकी हाइट, 70 किलो का इनका कवच, 10 किलो की इनके जूते और 10 किलो की इनकी तलवार और 80 किलो का इनका भाला। और बेलुल खान को कैसे उन्होंने काट डाला। बेलुल खान कौन था? अकबर का सबसे बड़ा सेनापति, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में आया हुआ था। और इन्होंने एक तलवार से बेलुल खान के साथ साथ उसके घोड़े को भी 2 हिस्सों में चीर डाला। देखिए जो राणा बोलते थे कि अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। देखिए ये बार बार युद्ध का कारण क्या था, क्योंकि जो मेवाड़ था वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता था अकबर के लिए, क्योंकि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लोग थे ना, उनसे व्यापार हो सकता था उसके द्वारा, तो वहीं से होकर जाना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पूरा भारत मान जाता था, लेकिन मेवाड़ में महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। देखिए अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी थी। तो देखिए जो महाराणा प्रताप थे वो बोलते थे कि मैं मेरी सेना के साथ रहूंगा। वो बाकी राजाओं की तरह ऐश और आराम से नहीं रहते थे, वो जंगल में रहते थे और भीलों के साथ रहते थे और पत्तल में खाना खाते थे और उबला हुआ खाना और कच्चा खाना खाते थे और नीचे सोते थे। देखिए ना अपना बिस्तर था, ना अपना छाता और ना पैर पे जूते और आम आदमी की तरह रहते थे। तो जो भील लोग थे वो उनमें इतने घुल मिल गए, वो बोलते थे कि यार आज आप कहो तो आज ही हम गर्दन कटवा देंगे। तो जो अकबर था इसलिए वो उनसे इतना घबराता था, उसने टोडरमल को भेजा, राजा मानसिंह को भेजा और उसने कई हिंदू राजाओं को भेजा कि महाराणा प्रताप को समझाओ। और उसने जलाल खान, कोरची, भगवान दास सब आए, कम से कम 8 बार प्रपोजल भेजा और एक बार प्रपोजल तो ऐसा आया था कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस
आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दो। देखिए मेवाड़ इतना इंपोर्टेंस रखता था अकबर के लिए, क्योंकि वहां से व्यापार हो सकता था। तो जो महाराणा प्रताप थे वो बोले वो तो महाराणा प्रताप हैं, मारो मेवाड़ी सरदार, नीले घोड़े दा अचदार नाना, सुनताई जाजी जोई। और आज भी इनके गीत बने हुए हैं और आज भी इनकी पूजा होती है। जो अब्राहम लिंकन की माँ थी, उन्होंने अब्राहम लिंकन से बोला कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तो अब्राहम लिंकन बोले क्या चाहती हो माँ? तो माँ बोली मुझे वहां से हल्दी घाटी से थोड़ी सी मिट्टी ला देना, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है वो इतने साहसी राजा थे, उन्होंने एक छोटे से राज्य मेवाड़ के लिए आधा हिंदुस्तान ठुकरा दिया था, इसलिए मैं उन्हें आज भी पूजनीय मानती हूँ। तो देखिए अकबर के लिए मेवाड़ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता था, इसलिए क्योंकि वहां से व्यापार हो सकता था। अब देखिए अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी थी, उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप युद्ध कैसे जीते? क्योंकि देखिए जो अरावली की रेंज थी, वहां के माउंटेन्स थे और वहां की घाटियां थी, उनकी महाराणा प्रताप को इतनी परख थी, क्योंकि वो वहीं पैदा हुए थे और वहीं खेले कूदे थे। तो उन्होंने ऊपर से भी सेना भेजी और नीचे से भी सेना भेजी। देखिए और उन्होंने अफगानी राजाओं को अपनी साइड किया, जो कि हाकिम खान उस समय जो अकबर के खिलाफ था उसे अपनी साइड किया। और जो अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी थी, उसके बाद भी उन्होंने अकबर के छक्के छुड़ा दिए और अकबर कभी इनके सामने नहीं आता था। अकबर को डर था इनकी एक तलवार, अकबर की हाइट छोटी थी, एक बार मारेंगे हाथी घोड़ा समेत काट डालेंगे। देखिए चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा था, उसके सिर के आगे सूंड लगा देते थे। देखिए तो हाथी युद्ध में इतना कंफ्यूज है, घोड़ा है कि हाथी था, साथी तेरा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात कि अकबर तुझसे डरता था। और चेतक को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे। देखिए एक बार युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी, तो जो महाराणा प्रताप थे वो अपने घोड़े के साथ छलांग मार के जा रहे थे, उसी तलवार से चेतक के एक पैर कट गया। तो युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अकेले फंसे हुए थे, तो वो चेतक ही था जो उन्हें 28 फुट का गहरा नाला एक ही झटके में पार करा गया। पहले अपने राजा की जान बचाई और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। और न केवल उनके पास एक चेतक था, उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद, और उसकी अहम भूमिका रही थी हल्दी घाटी के युद्ध में। उसने 8 हाथियों को खत्म किया था और कई घोड़ों को खत्म किया था, और उसकी सूंड की आगे एक तलवार लगी थी और वो इतनी खौफनाक थी कि अकबर जो था, अकबर का पूरा फोकस राम प्रसाद पे था। वो चाहता था कि बस किसी तरह उसे राम प्रसाद मिल जाए, तो उसने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और किसी तरह राम प्रसाद को अपने राज ले गया। और फिर बोला कि 28 दिन तक इसे इतना खिलाओ, इतना पिलाओ। और उसके बाद उसने राम प्रसाद का नाम बदलकर वीर हाथी रख दिया। और देखिए जो महाराणा प्रताप का हाथी था, जिसका नाम बदलकर वीर हाथी रखा था, ना तो उसने कुछ खाया ना कुछ उसने पिया। अपने महाराणा प्रताप की याद में 28 दिन तक ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया, और भूख के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तो जो अकबर था वो क्या बोला? अकबर बोला कि महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूं। और फिर उसने एक बार फिर ट्राई किया। 1580 में उसने अपने सबसे ताकतवर सूबेदार को अजमेर में नियुक्त किया, अब्दुल रहीम खान खाना को, और बोले कि किसी तरह बस तुम मुझे मेवाड़ जीत के ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। और इधर कुंवर अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे, तो उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना का ध्यान भटकाने के लिए शेरगढ़ पे हमला किया। और जैसे ही अब्दुल रहीम खान खाना का ध्यान भटका और उधर वो उनकी बेगम सहित पूरी परिवार को उठा ले आए। और जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत सम्मान करते थे स्त्रियों का। तो देखिए उन्होंने बोला कि ये तुम जो अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, बेटी, बहू, बच्चों सबको पकड़ के लेके आए हो, उन्हें इज्जत के साथ वापस लौटा के आओ। युद्ध लड़ेंगे तो जंग के मैदान में औरतों की इज्जत, औरतों के हाथ, औरतों की इज्जत से वापस करेंगे। और देखिए आज भी हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि आज भी 300 साल के बाद भी उस धरती से, उस मिट्टी से खून निकलता है, और आज भी वो हल्दी वाली मिट्टी से तलवारें निकलती हैं। और इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप की करेंसी चलती थी और उनकी मुद्राएं चलती थी, अकबर की तो करेंसी तक नहीं चलती थी। और अकबर महाराणा प्रताप से इतना घबराता था, वो बोलता था कि रात में सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, नहीं तो महाराणा प्रताप रात में आकर मुझे डराएगा। देखिए अकबर इतना घबराता था। तो एक बार राज्य में अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार कर ली है। तो जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ,
वो बोले कि मैं भूखा प्यासा रहकर मेवाड़ की रक्षा करूंगा। और अब अकबर को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अब महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता और धोखे से हराना उसकी आदत नहीं थी, इसलिए उसे ग्रेट अकबर भी कहा था और इसलिए उसे महान राजा भी बताया गया है। तो देखिए जो अकबर है उसके बारे में मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। अब देखिए जो महाराणा प्रताप थे वो फिर उन्होंने फिर से अपने मेवाड़ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और जो अकबर था उसने जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लोग थे उन्हें छोड़ के वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर तरफ देखने लगा था। उसके बाद कुछ महीने और हफ्ते तो बहुत अच्छे से निकले और उसके बाद जो महाराणा प्रताप थे वो उन्होंने फिर से पूरे मेवाड़ पे कब्जा कर लिया था। और कुछ महीने और हफ्तों के बाद उनका एक एक्सीडेंट में शेर का शिकार करते समय उनकी मौत हो गई। और जब ये बात अकबर को पता चली तो वो बहुत रोया। देखिए वो केवल एक ऐसा राजा था जो अपने शत्रु महाराणा प्रताप की मृत्यु पर इतना रोया था, क्योंकि देखिए इसलिए उसे महान राजा भी बताया गया है। देखिए और उसने एक पत्र भी लिखा था कि मुझे अफसोस है कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया और इनसे साहसी राजा ना मैंने देखा था ना मैं देखूंगा। और देखिए जो महाराणा प्रताप थे वो रियल में इतने मतलब शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक तलवार से बहलोल खान को काट डाला था। और देखिए बात पूरी ये है कि जब अपना परिवार टूटेगा तब पड़ोसी आकर लूटेगा। तो देखिए जो अकबर था वो बहुत रोया, इसलिए उसे महान राजा भी बताया गया और उसके बारे में मैं बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आफ्टर सम टाइम आई विल कम बैक।